ये कि जब मनसूबाबंदी होती है तो उन चीज़ों का ख्याल ज़रूर सरकार रखेगी। तीसरा ये कि कहीं ना कहीं उन मसाइल का हल निकालने में आपकी आवाज़ उठाने से कहीं ना कहीं मदद भी मिलती है। तो ये कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी और आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फेसबुक पर, जहाँ पर हमारी लाइव नशरियात शुरू हो गई है। यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पूरे दिन आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर हम हर पल आपको अपडेट करते रहते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जिस तरीके से आप लगातार आ रहे हैं, आज भी ज़रूर आइएगा, क्योंकि अब आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर मजीद 2 लैंग्वेज के अंदर, हिंदी और उर्दू के अंदर आपको खबरें वहां पर पढ़ने को भी मिलेंगी और देखने को भी मिलेंगी। फिलहाल आप सिर्फ अंग्रेजी में वहां पर पढ़ रहे थे, लेकिन अब उर्दू और हिंदी का भी ऑप्शन बहुत जल्द इसी हफ्ते, मुझे उम्मीद है कि टीम ने जो फीडबैक दिया है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर उर्दू और हिंदी का ऑप्शन भी जो है वो ऑन हो जाएगा, ताकि जो आपकी आरा हम तक आ रही थी कि जनाब ये सिर्फ एक ही ज़ुबान में आ रहा है, अंग्रेज़ी में आ रहा है, तो उसको उर्दू में भी हो। फिर जम्मू से बहुत सारे दोस्त और मुल्क से भी बहुत सारे दोस्तों का ये इसरार था कि हिंदी में भी इसका कंटेंट हो, तो उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में ये कंटेंट जो है आएगा। इसी महीने के आखिर तक ये सारे कंटेंट्स आपके सामने होंगे और जो कोताहियाँ इसमें अभी भी हैं वो आप हम तक पहुँचाएंगे, हमें बताएंगे, ताकि आपकी आराओं के मुताबिक, आपकी उमंगों के मुताबिक ये सारे प्लेटफॉर्म जो है वो काम करते रहें। तो फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज और प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं और तारीख में आज का दिन क्या कुछ सबक पढ़ा चुका है याद दिलाएंगे मेरे साथी आसिफ रशीद। हस्बे वादा दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। आगाज करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक और पहले पड़ाव पर हम तारीख की जानिब चलते हैं। एक नज़र रहती है हमारी माजी में, जब और आपको पलटते हैं तो पता चलता है कि कुछ अहम वाक़यात हुए हैं। 1992 में आज ही का दिन था, 6 दिसंबर का, जब अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक हम देखते हैं तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई 6 दिसंबर साल 1992 को। और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बिलाखिर खत्म कर दिया था। फैसला जब सुनाया गया तो उसके बाद राम मंदिर की तामीर भी शुरू हुई। तो 1992 में जो हुआ वो आज के दिन याद किया जा रहा है। 30 बरस इस वाक़े को मुकम्मल हो चुके हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत को। 1946 में आज ही का दिन था जब भारत में अंदरूनी हिफाजत के लिए होम गार्ड्स की तश्कील दी गई। जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी होम गार्ड्स आप आज के वक्त में देखते हैं मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह, या इंतजार कर रहे हैं कि अब उनके लिए कोई परमानेंट पॉलिसी आए, रेगुलर कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए। तो उनकी जो तश्कील है, शुरुआत जो है इस ग्रुप की, वो आज के दिन 1946 में आज़ादी से 1 बरस कबल की गई थी। दिसंबर की 6 तारीख को ऑफिशियली अनाउंस हुई थी। 1956 में आज ही का दिन था जब भारतीय आईन के मामार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इंतकाल हुआ। आज के दिन वो इस दुनिया से चल बसे थे, तो आज उनकी भी बरसी है, उन्हें भी याद किया जा रहा है। और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में आज बड़े प्रोग्राम, तकारीब होंगी। वज़ीर-ए-आज़म, सदर-ए-हिंद और दीगर तमाम अहम शख्सियात की जानिब से भी आज उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और 1962 में आज ही का दिन था जब भारत ने चीन में वाक़ा अपने इक्तिसादी काउंसिल खाना जो भारत की तरफ से शुरू किया गया था वो बंद करने का फैसला 6 दिसंबर को लिया गया। आज के दिन 2001 में 21 बरस कबल अफगानिस्तान में तालिबान हथियार डालने पर रजामंद हुए, यानी तालिबान 1 का रूल जिसे आप कहते हैं। दूसरा तो 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ, बल्कि 21 को शुरू हुआ, और इस साल 1 बरस मुकम्मल हुआ तालिबान 2 का। लेकिन पार्ट 1 जो था उसने हथियार डालने पर रजामंदी और मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर 2001 में आज के दिन इत्तफाक किया था। 6 दिसंबर की तारीख थी 2001 में। 1917 में फिनलैंड को रूस से आज़ादी मिली। यौम आज़ादी आज फिनलैंड का है। दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक मुल्क ये भी है, जोग्राफियाई एतबार से सबसे छोटे, और सबसे लंबी रात फिनलैंड के अंदर आज के वक्त में भी होती है। तो एक अलग किस्म का मुल्क जोग्राफियाई एतबार से भी। 1917 में आज के दिन रूस से आज़ाद हुआ था। 1983 में यरूशलेम में बस में धमाका हुआ, इजराइल के 6 शहरी मारे गए, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा फलस्तीन और इजराइल की सरहदों तक देखा गया। यरूशलेम के अंदर यह वाक़ा पेश आया था आज के दिन 1983 में। और साल 1999 में आज से 23 वर्ष कबल इंडोनेशिया की जेल से 223 कैदी फरार हुए थे। और जब 2022 में आज हम आपको बता रहे हैं कि 23 बरस इस बात को मुकम्मल हो गए हैं, कोई इतला आज तक वहां की सरकार को, हुकूमत को नहीं, और यह भी पता नहीं चला कि कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, किसने साजिश रची। 283 लोग सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल से फरार हुए थे। इंडोनेशिया की बड़ी जेलों में से एक ये मानी जाती थी। 6 दिसंबर 1999 को यह वाक़ा पेश आया। और ओवरऑल आप देखेंगे तो ये एक लंबी फहरिस्त में से चंद अहम वाक़यात जो हिंदुस्तान या आलमी तारीख में थे वो सबसे पहले आपके सामने रखे हैं।
लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं खबरों के साथ। इससे पहले हम बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ जाएं, कौमी खबरों की तरफ जाएं, लद्दाख की बात आपको बताएं, जम्मू कश्मीर की ताजा तरीन सूरत हाल या कुछ दीगर जो मामलात हैं उन पर बात करें। सबसे पहले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए एक अपडेट है, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनके लिए अपडेट है एग्जाम के हवाले से। और JKSI के हवाले से बड़ी और अहम खबर ये कि जिस पेपर को लेकर हंगामा मचा था, फिर तहकीकात शुरू हुई, धांधली सामने आई और कई लोग गिरफ्तार हुए। आगाज इसी खबर के साथ, इसी अपडेट के साथ कि आज JKSI जो उम्मीदवार हैं यानी जम्मू कश्मीर पुलिस में अपना मुस्तकबिल देखने वाले सब इंस्पेक्टर्स के तौर पर आज इम्तिहान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तहरीरी इम्तिहान अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा, लेकिन कुछ टाइमिंग्स है वो जरा बता दें आपको। पुलिस सब इंस्पेक्टर का तय शेड्यूल के मुताबिक आज फिर से इम्तिहान हो रहा है। ये रिटन एग्जाम है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का, और इंतजामिया ने पहले ही जिन जिन लोगों को जिम्मेदारियां देनी थी, मुबस्सरीन जो थे, उनको इसके लिए बाकायदा नामजद कर दिया है। पहले मरहले में होने वाले इम्तिहान यानी 2 फेसेस में आज पेपर होगा, 2 अलग अलग शिफ्टें होंगी। जैसे मॉर्निंग और इवनिंग होती है, आज एक दोपहर होते होते और एक बाद दोपहर होगी। और जो उम्मीदवार हैं सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर्स पहुंच जाने चाहिए। पहला अपडेट ये है, यानी वक्त शुरू हो गया है, 9:30 से पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं। इम्तिहान दोपहर जो पहली शिफ्ट है वो 10 से 12 बजे तक जारी रहेगा। पहली शिफ्ट है वो 10 से 12 बजे तक है। जम्मू और श्रीनगर में जो इम्तिहानी मराकज हैं, जो बड़े सेंटर्स बनाए गए हैं, यहां पर क्लियर कर दिया गया है कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल है, कैलकुलेटर शामिल है, ये या इस तरह की कोई नई डिवाइस जो टेक्नोलॉजी का सहारा बहुत सारे लोग लेते थे या लेते हैं, इसकी इजाजत कतई नहीं होगी। आज मना कर दिया गया है। ना कैलकुलेटर आप एग्जाम में ले जा सकते हैं। जो सब इंस्पेक्टर का रिटन इम्तिहान आज देने जा रहे हैं, 10 से 12 बजे तक इम्तिहान होगा, 2 अलग अलग शिफ्टें होंगी। ना मोबाइल फोन, ना कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई डिवाइस अपने साथ ले जा सकते हैं, ना कैलकुलेटर। और इस बार कंप्यूटर पर ये जो एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर पर आप जो ऑनलाइन सिस्टम है उस पर जवाब आपको देने हैं ताकि शफाफियत हो। और पिछली बार जो सवालात उठे थे कि धांधली हुई, चुनिंदा लोगों को आगे ले जाया गया, लिस्ट उसी तरीके से सामने आई, उस पर सवाल उठे थे, तो उसके बाद ये कहा गया कि इस बार का इम्तिहान कंप्यूटर बेस्ड होगा। साथ ही ऑप्टिकल मार्क जो इस बार रखे गए हैं उस पर मबनी इम्तिहान होगा, यानी आपके पास अगर एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से एक कोई सही जवाब होगा। वो तरीका इस बार अपनाया गया है मुतलका हुकाम की जानिब से, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। पुलिस सब इंस्पेक्टर ये जो कुल असामियां हैं वो 1200 असामियां हैं, 1200 वैकेंसीज हैं। दोनों सूबों के लिए इम्तिहानी मराकज़ अलग अलग कायम किए गए हैं, यानी कश्मीर सूबे के अंदर जहां जहां एग्जाम होना है श्रीनगर में है, जम्मू सूबे के अंदर जम्मू में, और 2 इम्तिहान आज के दिन ही, सिर्फ आज ही होंगे, 2 अलग अलग फेसेस में। और उम्मीदवार का जो एडमिट कार्ड है वो वाहिद उसके पास ऑप्शन होगा अंदर या बाहर जाने का। आप इम्तिहान देने जाएंगे तो एडमिट कार्ड आपके पास होगा, उस बेस पे जाएंगे। और दूसरे मरहले का जो इम्तिहान है, पहली शिफ्ट 10 से 12 है, दूसरी जो है वो बाद दोपहर होगी। और जो दाखिला कार्ड है या असल आपका शनाख्ती कार्ड वगैरह है, बगैर इसके इम्तिहानी मराकज या जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, आपको इन केंद्रों में बैठने की इजाजत नहीं होगी। तो 3-4 बड़ी चीजें, 8:30 से 9:30 तक पहुंच जाइएगा। पहली शिफ्ट जिनकी है 10 से 12 बजे तक इम्तिहान होगा, और बिना किसी डिवाइस के जाइएगा। मोबाइल फोन आपको बाहर रखना होगा, कैलकुलेटर्स बाहर रखने हैं, कोई और डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं। 1200 असामियों के लिए जब पेपर होगा तो क्लियरली मेंशन है कि आपके पास एडमिट कार्ड होगा, तो तभी आप इन सेंटर्स में जा सकेंगे जहां जहां आप श्रीनगर के अंदर हैं या जम्मू, दोनों के लिए रूल्स सेम है। चलिए जनाब, इम्तिहानात की पेशगी इतला के बाद जरा बात करते हैं जी एक और अहम और बड़ी खबर की, और शुरुआत करते हैं वजारत खारजा की खबर से। और वजारत खारजा की जो खबर है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि मामला जर्मनी का है और जर्मनी के वज़ीर खारजा इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद है। और मामला जब शुरुआत हुई बातचीत की तो मामला पाकिस्तान से लेकर चीन और रूस तक भी चला गया है। और इस बीच वज़ीर खारजा की तरफ से यह बात साफ कर दी गई है कि पाकिस्तान के साथ फिल वक्त कोई भी बातचीत नहीं होगी। और ये बातचीत इसलिए नहीं होगी क्योंकि सरहद पार से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को हवा देना और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को चलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जर्मनी की वज़ीर खारजा को बातचीत के दौरान इस बात से आगाही दिलाई है डॉक्टर जयशंकर ने। और डॉक्टर जयशंकर ने यह बात तब बताई है
जब जर्मनी के वजीर खारजा ने इससे पहले पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ मुलाकात की थी और वहां पर मीटिंग के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर मसले को मुतनाज़ा भी माना था और इसे कहा था कि ये दोनों फरीकैन जो है भारत और पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए से हल करें और अक़वाम मुत्तहिदा तक भी इस मामले को वो ले चले थी। और उसके फौरन बाद जो सफ़ीर दिल्ली के अंदर जर्मनी के हैं उनकी तरफ से वजाहती बयान आया था और उन्होंने कहा था कि बुनियादी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है और जर्मनी जो है वो लगातार अपने मौक़िफ़ पर बरकरार है और जम्मू कश्मीर के मामले पर जो बयान आया है वो पॉलिसी से हटकर बयान आया था। बहरहाल इन सभी बयानों के बीच जब वज़ीर खारजा जर्मनी दिल्ली पहुंची, उन्होंने सबसे पहले गांधी के मज़ार पर जाकर वहां पर दुआया मजलिस में हिस्सा लिया और उसके बाद तकरीबन 3 से 3.5 घंटे के बीच डॉक्टर जयशंकर और वज़ीर खारजा जर्मनी के बीच मुलाकात हुई है और उसी मुलाकात के दौरान ये बात सामने हुई है कि जनाब फिलहाल पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और ये बातचीत इसलिए नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान अपने बुनियादी मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं हो रहे हैं, वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ चला रहा है और भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा ख़तरा लाहक हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने अफगानिस्तान पाकिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की है और साथ साथ रूस के साथ ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। तमाम अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर डॉक्टर जयशंकर ने साफ कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, अक़वाम मुत्तहिदा की जो आवाज़ है उसको देखते हुए भारत का भी अपना एक मौक़िफ़ है और उसी मौक़िफ़ को आगे बढ़ा रहा है भारत। वज़ीर खारजा की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या ये पॉलिसी का हिस्सा है जहां दीगर ममालिक के साथ आप शराकतदारी कर रहे हैं, मुज़ाकराती अमल जारी है, तो पूछा गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए पॉलिसी क्या, तो कहा कि अफगानिस्तान में भी दीगर अमन ममालिक की तरह जिनमें नायरोबी या दीगर अफ्रीकन ममालिक है वहां भी हालात अगर खराब हैं लेकिन इसके बावजूद भी कई मंसूबे जारी हैं, तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हमारी नजर है लेकिन पाकिस्तान के साथ जरा चैप्टर अलग है। इस्लामाबाद ने एक मामले पर संजीदगी से काम नहीं किया और वो मामला है दहशतगर्दी का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। अगर इस पर सही से संजीदगी से कार्रवाई होती तो शायद ये दिन ना आता, लेकिन आज के वक्त में भी वाज़ेह पॉलिसी है और ये पॉलिसी ये है कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ वो हिस्सा सुनिएगा जिसमें उन्होंने अहम सवालों का जवाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर दिया। A lot of it was on Afghanistan was our respective assessments of how the situation there is. And you know, the Indian perspective, which I know Germany shares, there's a UN Security Council Resolution 2593 which largely expresses the views of the national community out there. So how do we today assess it, humanitarian situation, what can we do about it? I think these were some of the issues which came up. Regarding Pakistan, I spent some time with the minister outlining, you know, the nature of our ties, the challenge of cross-border terrorism, and essentially the fact that, you know, we engage Pakistan bilaterally on whatever outstanding issues, but the main challenge today is really the fact that we cannot have talks about terrorism, and I think it was from the German side this regard. चलिए जनाब, वज़ीर खारजा साहब को आप सुन रहे थे कि मुज़ाकरात तभी मुमकिन है जब इंतहा पसंदी को ख़त्म किया जाएगा, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोक दिया जाएगा। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, ये एक बुनियादी मौक़िफ़ और असूल है भारत का और इसी को समझाने की कोशिश की गई है वज़ीर खारजा जर्मनी का। अक्टूबर का महीना था जब जरदारी वज़ीर खारजा जो है पाकिस्तान के, वो उनसे मिले थे और उस वक्त एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया था और उसके बाद कल वाली जो मीटिंग हुई है इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है और माना गया है कि आने वाले दिनों में भारत और जर्मनी के बीच बाहमी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे क्योंकि कई मफाहमतनामों पर भी दस्तखत किए गए हैं। और बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा आपको दिल्ली से आपको एक और ख़बर से बाखबर करते हैं क्योंकि ख़बर इंतहाई अहम है क्योंकि चीफ सेक्रेटरीज सभी रियासतों और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज का इजलास अगले महीने होने जा रहा है और इसकी सरबराही खुद वजीर आजम साहब करने जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरीज का अहम तरीन इजलास दिल्ली के अंदर तलब किया गया है। वजीर आजम साहब इसकी सदारत करेंगे और यह माना जा रहा है कि साल 2023-24 के सालाना बजट से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस अहम तरीन इजलास से खिताब करेंगे। यह दूसरा इजलास होगा जहां पर
कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर चीफ सेक्रेटरीज सभी रियासतों के बशमूल यूनियन टेरिटरीज के यहां पर मौजूद रहेंगे। सीनियर ऑफिशियल्स को तलब किया गया है ताकि बजट एलोकेशन, बजट प्लानिंग और दीगर मामलों को लेकर वजीर आजम उनकी बात को सुने और वजीर आजम की बात को वो सुने। वजीर मालियात निर्मला सीतारमण साल 2023-24 का सालाना बजट पार्लियामेंट के अंदर 1 फरवरी 2023 को पेश करने जा रही है। 1 फरवरी 2023 को पार्लियामेंट के अंदर आम बजट को पेश किया जाएगा और उससे पहले जनवरी के महीने में चीफ सेक्रेटरीज के साथ मुल्क के वजीर आजम एक बार फिर मुलाकात करने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं और यह मीटिंग दिल्ली के अंदर होगी। इस बात की तस्दीक दाखिला वजारत के साथ साथ वजीर आजम दफ्तर ने भी की है। दूसरा अहम तरीन इजलास चीफ सेक्रेटरीज का दिल्ली के अंदर होने जा रहा है जनवरी के अंदर, जिसमें बजट, पार्टनरशिप बिटवीन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच तालमेल, यंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की तैनाती, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की तैनाती के बीच मुल्क के अंदर जो हम आहंगी और दीगर मामलों को आगे बढ़ाना उसे किस तरीके से आगे लिया जाएगा इस पर तफसीली गौर खोज किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरीज का इजलास बापत साल 2023-24 जो है वो बुलाया गया है। वजीर आजम की सरबराही में जनवरी के वस्त में इस इजलास को तय पाया गया है दिल्ली के अंदर। तो वजीर आजम की इस खबर के बाद जरा अब बात करते हैं जी हम सीधे जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़ात के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी एक और बड़ा फैसला लिया है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का जो बड़ा फैसला सामने आया है, अब यह फैसला लिया गया है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी और डिजिटल प्रोजेक्टों को हतमी शक्ल देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एम्पावर कमीशंस जो है वो बनाए जाएंगे ताकि डिसीजंस लिए जाएं जल्दी से और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्म प्रोजेक्ट जो है इसकी नकाब कुशाई करके इसको सही सिमत में आगे बढ़ाया जाए। विजन डॉक्यूमेंट के अंदर कई पॉलिसियां बताई गई हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से डिजिटलाइजेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से हतमी शक्ल तक लिया जाएगा। एक विजन डॉक्यूमेंट यूनियन टेरिटरी के सामने है और उसी विजन डॉक्यूमेंट के अंदर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक डिजिटल जेके अथॉरिटी बनाने का भी फैसला लिया गया है। अब ये क्या है, ये डिजिटल अथॉरिटी क्या होगी विजन डॉक्यूमेंट के अंदर और क्या कुछ है और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए सीधे हम श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथी हिलाल हांजुरी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपका बताएं कि मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी महकमों के अंदर ये काम अब बेहतर तरीके से करने के लिए और विजन डॉक्यूमेंट जम्मू कश्मीर की जो पॉलिसियां हैं उसके सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश करता है। डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक जो काबिल इत्तला कवानीन हैं उन पर जोर दिया जा रहा है, जो बिल्स हैं उनके हवाले से बात की जानी है। अब जब ये पॉलिसी बनेगी तो स्टेट डेटा सेंटर भी उन बाकी सभी अहम इदारों में है जहां पर आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी पर के अंदर बड़ी कैंपेन एक तरह से कहा जा सकता है जिसमें चीजों को फाइनलाइज इस तरीके से करने की कोशिश है कि कागजी कार्रवाई अब कम हो, यानी जो पेपर वर्क था उससे हटकर डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस की तरफ जाए और मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं उनका काम भी इस तरीके से अब होना चाहिए। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सरकारी महकमे हैं उनकी तरफ से अगरचे सिविल सेक्रेटरीट से बाकी इदारों तक काम शुरू भी किया गया है, लेकिन एक मुख्तलिफ किस्म की जो परेशानियां या इनमें दिक्कतें तकनीकी एतबार से रही हैं उनको भी मुतलका हुकाम की जानिब से दूर करने पर मुफस्सिल रोशनी आने वाले वक्त में डाली जाएगी। अब इंतजामिया ये भी मानती है कि आज के वक्त में अगर ये फैसला लिया जाता है या इस पर संजीदगी से काम होता है तो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट्स के हवाले से ये आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर कामयाब भी इसमें इंतजामिया होंगी और तमाम महकमे जो है वो इंपॉर्टेंट है इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर। एक तो इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का कयाम होगा, दूसरे साथ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक बाप इसमें है।
इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से और विंग्स परवान चढ़ाया जाए, उस पर भी होगा। नॉलेज पोर्टल और दीगर पोर्टल्स के बनाने के हवाले से भी बात की गई है। इसी विजन डॉक्यूमेंट के अंदर यह भी कहा गया है कि ये सारा कुछ जो है ये एक इदारे की हैसियत से काम करेगा और ये इदारा आजादाना तरीके से भी काम करेगा और पब्लिक सर्विस गारंटीज एक्ट जो बॉडी हमारे पास है उनकी निगरानी में भी ये काम कर सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार जो है वो डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना चाहती है, डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना चाहती है और दीगर चीजों को लाना चाहती है ताकि सही तरीके से प्राइवेसी भी मेंटेन हो और सही तरीके से ये मामला जो है वो आगे भी बढ़े। फिलहाल चलते हैं जी आगे, अब जरा एक और खबर से भी आपको बाखबर करते हैं। बिल्कुल, जरा पाकिस्तान के ताल्लुक से एक और अहम बात आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला इस तरफ तो सुर्खियों में रहता है किसी न किसी वजह से, लेकिन उस पार भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ है पाकिस्तान वाले हिस्से के अंदर भी। और एक बार फिर से पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, और ये किसी और से नहीं बल्कि जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के पीओके के जो वज़ीर आज़म हैं। दरअसल एक तकरीब हो रही थी जिसमें कुछ बड़ी चीजें सामने आई और कई अहम तरक्याती मंसूबे जो पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से इस वक्त पीओके में शुरू भी की गई हैं, उनको जहां हुकूमत की जानिब से गिनवाया जा रहा था और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन सारे मामलात को गिनवा रहे थे, हुकूमत की जो असूलियाबियां हैं वो गिनवा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जब वो खिताब कर रहे थे, शहबाज शरीफ जब तकरीर कर रहे थे, तो जो वज़ीर आज़म पीओके के बनाए गए हैं उनकी तरफ से सरदार इलियास तनवीर खड़े हो गए। अचानक खड़े हुए, एक तरफ सरकार बता रही है कि हमने कितने मंसूबे बनाए हैं और कितने शुरू हैं, और इसी वक्त जब ये सारी तस्वीर सामने आई, आगे चलकर वो हिस्सा भी आपको दिखाएंगे, शहबाज शरीफ बता रहे थे कि हमने कितने हजार करोड़ रुपए के मंसूबे जम्मू कश्मीर के अंदर यानी उस वाले हिस्से में बनाए हैं। तो एक तरफ वो सरकार की सारी असूलियां बता ही रहे थे कि अचानक से सरदार इलियास तनवीर खड़े हो गए जो वज़ीर आज़म हैं पीओके के, और उनकी तरफ से इस तकरीर में एक तरह से रखना डाला गया, बाकायदा रोका गया। और जो हम इसकी तह तक जा पाए हैं, जो समझ में आया है, उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ जो बता रहा है, जो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी कुछ चीजें रिपोर्ट की गई हैं कि वो जो आदादो शुमार बता रहे थे और दोबारा से कहा कि मैं नए सिरे से कुछ हजार करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार की जानिब से इन मंसूबों के लिए एक बार फिर से आपको देने जा रहा हूं, वो आदादो शुमार गलत होने का इल्जाम शहबाज शरीफ पर लगा है, जहां एकदम से इसमें एक तो ये भी था और दूसरा है कि मंगला डैम जो वहां पर बन रहा है उसको लेकर भी एतराज पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम जम्मू कश्मीर इलाके के अंदर है, तो उस पर भी काफ़ी एतराज़ था। और कल एक एम्बैरसिंग पोजीशन वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को देखना पड़ा है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जो इंचार्ज वहाँ पर थे उन्होंने वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्तियाँ भी की हैं। इस तरीके की खबरें डॉन और दीगर अखबारों ने भी आज पाकिस्तान से शाया कर दी है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बिल्कुल, अगर एक हिस्सा वो दिखा सकें हम जिसमें जब उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, पीएम के सामने पीएम खड़ा हो, ऐलान करना चाहता हूं, जनाब अमीर मुकाम साहब जो हमारे हैं, उन्होंने बड़ी मरतबा एहतजाज किया था कि वहाँ पर बड़ी मुश्किलात हैं, और वहाँ पर तो 10 मेगावाट के जो कोहिस्तान के 3 अजला में जरगे के बाद ये फैसला हुआ है। इंशाल्लाह वहाँ पर हम बाकायदा इंशाल्लाह ये बनाएंगे और कोहिस्तान के अवाम के लिए ये एक तोहफा है, और इंशाल्लाह मैं खुद उसकी मैं निगरानी करूँगा। मैं आखिर में वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। जरा बैठ जाइए, जरा नहीं बात में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए, आजाद कश्मीर के लिए जो आपसे बात करेंगे, प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे। सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस, दैट पाकिस्तान इज चलिए वो तस्वीर थी जो सरहद पार की थी, लेकिन जरा दोबारा वापस जम्मू कश्मीर की तरफ लौटते हैं और एक अहम मामला जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से कह लीजिए, कई हफ्तों से सुर्खियों में है। वादी कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे वाकयात रोनमा हुए थे जो नाखुशगवार थे, जिसके बाद हमने देखा कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन, जो कुछ एक मुलाजमीन वो थे और ज़्यादातर मुलाजमीन जो वज़ीर आज़म जो मालियाती पैकेज है या पीएमडीपी के तहत वादी कश्मीर में काम कर रहे थे, वो काफ़ी नाराज़ नजर आए। और ये वो तमाम मुलाजमीन हैं जो पीएमडीपी के तहत हैं या जम्मू सूबे के बेशतर ऐसे मुलाजमीन जो वादी के अंदर लगे हैं, और इन्हीं में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन भी हैं। लेकिन कल सलाम जेके में हमने आपको बताया था कि कई लोगों के नाम फहरिस्त में शामिल किए गए और
ममनू और दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से एक फहरिस्त जारी की गई जिसमें मजीद धमकियां माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ को दी गई। बाकायदा नाम, उनकी पोस्टिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उनका पता, सारी चीज़ें एक साथ दी गई थी। लेकिन अब हुआ क्या कि आज के वक्त में जब आपको हम अपडेट दे रहे हैं कि इन मुलाजमीन में ज़बरदस्त खौफ व हिरास है, और कल या परसों जब फहरिस्त देखी गई तो दोबारा से ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार, और वो मामला यानी सिक्योरिटी को लेकर ये जो कह रहे थे कि हम वापस अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर तब तक नहीं जाएंगे जब सरकार जब तक उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं उठाती। और ये मामला है कश्मीरी पंडित मुलाजमीन भी इनमें है, और वो मुलाजमीन भी जो जम्मू से, चाहे इनमें डोगराज हों, बाकी कम्युनिटीज़ के हों, लेकिन PMDP के तहत लगे हैं और रजनीवाला के कत्ल के बाद ये मुसलसल एहतजाज पर हैं। आज मंगल के रोज 209वां दिन है, यानी आज सुबह जब एहतजाज शुरू हुआ है 209वां दिन, 209 डेज। अब ये 200 दिनों का जो एहतजाज है इसमें मामला एक ही सरकार के नोटिस में रहा है। इसमें एक चीज़ और भी हमने देखी कि सरकार ने कई मुलाजमीन की तनख्वाह इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि बायोमेट्रिक पर आपको अटेंडेंस भी देनी थी। लेकिन ये जब फहरिस्त सामने आई और इस पर ज़बरदस्त कंसर्न इन मुलाजमीन की तरफ से फिर से दिखाया गया। PM पैकेज के तहत काम करने वाली एम्प्लॉयज़ जो एसोसिएशन है, इन मुलाजमीन के मुतालबात या मसाइल जो हुकूमत के नोटिस में लाती रही हैं, वो ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। अब हुकूमत को फिर से इंतबाह दिया गया कि हमारी फहरिस्त जो है, पहले तो तशवीश इस बात पर जाहिर की जा रही है कि उनकी बाकायदा फहरिस्त जो सरकार के पास होती है वो इन तंजीमों के पास पैसे और कैसे चली गई, और उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल होना, नंबर 1। नंबर 2 कि आज 209वां दिन है, अगर कुछ दिनों के अंदर सरकार ने हतमी प्लान तरतीब नहीं दिया तो सिविल सेक्रेटरीट का घेराव होगा, पैदल मार्च निकाला जाएगा, पेशकदमी सिविल सेक्रेटरीट की तरफ की जाएगी। ये सारे धमकियां या जो इंतबाह हैं वो मुलाजमीन की तरफ से दिए जा रहे हैं। मुतालबा क्या है वो एक बार फिर से मुलाजमीन की जुबानी आपको सुनाएंगे। एहतजाज के 200 दिन या आज 209वां दिन है, लेकिन 200+ दिन जब हो जाते हैं इस तरह के किसी मामले पर तो आप इस मामले की हसासियत को भी समझ सकते हैं। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हो या PM पैकेज के तहत काम करने वाले मुलाजमीन वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त खिदमात अंजाम देते हैं, लेकिन जम्मू की सड़कों पर इस वक्त 200 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज कर रहे हैं और प्रेस क्लब के बाहर भी जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं। आज एक बार फिर इनकी बात सुनाते हैं। देखिए, आज हम 208 दिन से आपस में दर्ज कर रहे हैं। पहले दिन से हमारी यही डिमांड है कि हमारी जान बचाई जाए, हमारी कोई ऐसी हमारी जान बचाई जाए, क्योंकि कश्मीर में ट्रांजिट के चलते हम यहाँ पे आए। लेकिन कल जो एक लिस्ट आई हुई है जिसमें हमारे 57 एम्प्लॉयज़ का नाम आया हुआ है, उसके हमने हिला के रख दिया हुआ है। हमें यह पता नहीं कि वो अब अगला नाम किसका होगा। अगर यह एक साइड से हम यहाँ पे बोलते हमारी जान बचाई जाए, दूसरी साइड से एडमिनिस्ट्रेशन हमें प्रेशर करी ज्वाइन करने के लिए। इस सिलसिले में अगर कोई मरता है तो क्या हो जाएगा उसको। हम गवर्नमेंट से अभी यही रिक्वेस्ट करते हैं, जितनी देर वहाँ पे हालात ठीक होंगे उतनी देर हमें अटैच किया जाए यहाँ जम्मू में। द मोमेंट वहाँ पे हालात ठीक होंगे हम वापस चले जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने हमारी तनख्वाहें रोकी हुई है, गवर्नमेंट हमारे बच्चों को सफर कराती है, गवर्नमेंट ने हमारी 3rd जनरेशन को भी सफर कराया। हमारे बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, घर में दवाई के लिए पैसा नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट आके खोलिए और देखे कि हमारी जान को खतरा है। जो हमारे 208 दिन से बोल रहे वही चीज हड़ताल आ रही है, तो जितनी हालत देखिए, जो हम 208 दिन से लगातार डिमांड कर रहे थे कि कश्मीर घाटी के हालात ठीक नहीं है, हम वहाँ पे सेफ नहीं है। ये जो परसों के रेड लेटर आया है ये तो प्रमाण है कि हम वहाँ सेफ नहीं है। आपने वाहवाही लूटी थी जब आपने ट्रांसफर जारी किया था सोशल मीडिया पर कि हम इनको सेफ और सिक्योर प्लेस पे आप ये ट्रांसफर कर रहे हैं इन एम्प्लॉयज। लेकिन आज जब इन्हीं जगहों पे इनको थ्रेट मिलता है तो आप इसके बाद से आप क्या कहेंगे? अब भी आप ये कहेंगे कि ये जो जगहें हैं जहाँ जो आपने ट्रांसफर किए ये सेफ एंड सिक्योर है? कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है। तो इसलिए उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सरकार से मेरा ये निवेदन है कि हमारी जो डिमांड है रिलोकेशन अटैच टू RC ऑफिस उसको पूरा किया जाए। सरकार के पास भी जब हमारे पास ये लिस्ट आई है, हमारे पास TRF का लेटर आया है, इसका मतलब है सरकार के पास भी आई होगी
तो मैं सरकार से यही गुहार लगा रहा हूँ, 208 दिनों से हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ को थ्रेट है, हमारी लाइफ बचाई जाए। बाद में हम नौकरी करेंगे, जब लाइफ ही नहीं रहेगी तो नौकरी को क्या करेंगे। सरकार से यही गुहार लगा रहे थे। और आज एक सारा लेटर नहीं, ऐसी लेटरें बहुत सारी आई। आज के लेटर में थोड़ा सा अंतर ये है क्योंकि इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग, नाम, एड्रेसेस सब कुछ दिया गया है। तो उसके साथ में अगर आपने देखा होगा उस लेटर को, उसमें लिखा है कि ये एक लेटर हमने एक लिस्ट जारी किया है, हमें सब एम्प्लॉयज का लिस्ट है। मैं सरकार से यही गुहार लगा रहा हूँ कि भाई इनके पास ये लिस्ट गया था, जो भी बंदे इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने ये शेयर किया, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जाए। सर, आज हमारे प्रोटेस्ट को 208 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी जो हमारे लिए एक जो विषय है, वो गंभीर विषय है कि हमारे 57 एम्प्लॉइज़ की एक लिस्ट निकली है जो PRF ग्रुप, जो मिलिटेंट ग्रुप है, उन्हें जारी की है। उन्हें थ्रेट मिली है जान से मारने की। वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। तो गवर्नमेंट से हम फिर से एक बार गुहार लगा रहे हैं, 208 दिन से हम गुहार ही लग रहे हैं कि हमारी जानों की रक्षा कीजिए। कश्मीर में हम इस समय, हमारे लिए वो सिनेरियो नहीं है कि हम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकें। तो हमारे लिए और परेशानी ना बढ़ाइए। तो पहले हमारी लीव जो सैलरीज, पेंडिंग सैलरीज हैं, 5-5, 6-6 महीने हमारी सैलरीज हैं, उनको रिलीज कीजिए। हमारी चिंताएं और मत बढ़ाइए। आज आपको लगातार आपकी सिक्योरिटी पीच को एक चुनौती दे रहा है PRF ग्रुप, हमारे एम्प्लॉयज की लिस्ट जारी करके वो आपको बता रहा है कि हमारा नेटवर्क। जनाब, एहतजाज मुलाजमीन का जारी है और ये वो मुलाजमीन है जो PM पैकेज के तहत वादी कश्मीर के अंदर तैनात कर दिए गए हैं। तकरीबन 6000 से ज़्यादा मुलाजमीन जो है वो तैनात मुख्तलिफ मकामात पर है। मुख्तलिफ सदर और डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स पर उन्हें लगा दिया गया है, तहसील हेडकोार्टर्स पर लगा दिया गया है। ताहम एहतजाज उनका इसलिए भी है कि जिस तरीके से ममनुआ तंजीम TRF की तरफ से पोस्टर जारी कर दिए गए हैं, थ्रेट थ्रेट्स दिया गया है, जान से मारने की धमकियाँ हैं, तो ये उनकी जगह अपना एहतजाज सही भी है। लेकिन ये मामला आज का नहीं है, पिछले 200 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया है जब कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ कश्मीर के अंदर जो तैनात थे, वो सरापा एहतजाज जम्मू के अंदर है। और वक्फे वक्फे से ये एहतजाज कई इलाकों के अंदर जो है वो जारी है। और आज भी सुबह से इत्तलात ये है कि कई मकामात पर उनके एहतजाजी धरने जारी है इस वक्त। तो फिलहाल यहाँ पर जी एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि मौसमी सरमा यानी बर्फ़ से पहले ही वादी कश्मीर के अंदर आंख मचोली की चीज़ की है। और ताजिर अंजुमनों के इसरार के बावजूद भी PDD डिपार्टमेंट की तरफ से हुक्मनामा क्या जारी कर दिया गया, बताएंगे तफसील के साथ। छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो ये भी बताएंगे आपको कि चंद दिन पहले एक हादसा पेश आया था पंजाब के अंदर, लेकिन दर्द दिल रखने वाले लोग आज भी जिंदा है। तफसील के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।